नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और यही आशा भी है कि आप बेहतर होंगे। और स्वागत करता हूं आप सभी का और हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। साथियों, अगर आप BHU या CUCT AG के एस्पिरेंट हैं, आप उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप खुश हो जाइए। आपके लिए आज मैं लाया हूं BHU या CUCT AG के अंदर जो एक हमारा कहे तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसका आज मैं सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं। हम जानेंगे कि BHU AG या CUCT जो होने वाला है, ठीक है, जिसकी पूरी की पूरी चांसेस है कि इस बार CUCT होगा, तो हम उसके अंदर जो AG का एक हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर एक हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फिजिक्स, और उसके आज हम सिलेबस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो हमारी CUCT कंडक्ट कराएगी, जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, उसके लिए हमारे ऐप पे यानी कि DNS एजुकेयर ऐप पे ऑलरेडी क्या हो चुका है, कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल भी किया है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स भी लिया है, सब्सक्रिप्शन भी लिया है और वहां क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। लेकिन आज सिलेबस डिस्कशन करने का मेरा मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि आपको बताना कि फिजिक्स के अंदर जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स के अंदर यानी AG के अंदर फिजिक्स का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग का क्या रहने वाला है, क्वेश्चंस का पैटर्न और क्या रहने वाले हैं सिलेबस। हालांकि इसका पूरा डिस्कशन आपको AG वाले सर ने यानी आकाश सर ने आपको पूरे तरीके से डिस्कशन किया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप जाइए, पहले सबसे पहले जो AG का एकदम डिटेल डिस्कशन है कि कैसे क्या कितने कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि पेपर का कैसा सेटअप रहता है, कौन से जरूरी हमारे सब्जेक्ट होते हैं और कौन से ऑप्शनल होते हैं। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन हम बता देते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शनल बोले तो ब्रांच होती है पेपर के अंदर, जिसमें हमको मैथ और फिजिक्स का होता है। यदि हम वो अगर ब्रांच हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारा कंपलसरी को छोड़ने के बाद 3 अदर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, एक हमारा बायोलॉजी का ब्रांच होता है, एक हमारा AG का ब्रांच होता है और एक हमारा होता है मैथ का ब्रांच, जिसके अंदर मैथ और फिजिक्स के 20-25 यानी 25 क्वेश्चंस मैथ के और 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं और टोटल पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है। तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चंस हमारे मैथ से आते हैं यदि हम वो अपना ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तब। तो अगर यदि आपने उस ब्रांच को सेलेक्ट किया कंपलसरी के अलावा यदि आपने जो हमारा वो ब्रांच सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर फिजिक्स का क्या रहने वाला है सिलेबस, कैसा पैटर्न रहने वाला है, मैं आज उसी के बारे में एकदम डिटेल से डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा कि जो AG का सिलेबस है फिजिक्स का, वो BSc मैथ और BSc बायो के बच्चों से कैसे अलग है, कैसे बराबर है और कैसे एक दूसरे के जैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आप देखते रहिएगा, एक एक चीज पे बहुत बारीकी से नजर रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क का। अगर हमारा छूट गया तो हमारे 3 नंबर चले जाएंगे, गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा। तो क्यों रिस्क लेने का, क्यों ये सब टिटिम्मा करने का, ठीक है। तो आते हैं, डिस्कशन करते हैं अपना हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का, हमारा प्यारा सा सब्जेक्ट है फिजिक्स का। जो आप लोग बच्चे, कुछ लोग बच्चे अभी नए होंगे, कुछ लोग बच्चे भी पुराने होंगे, ठीक है, वो जान रहे होंगे कि मैं अभी अपने चैनल पे यानी कि DNS पे आप लोग को फिजिक्स का एक टॉपिक भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिर बताऊंगा कि वो टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कैसे AG के बच्चों को, कैसे BSc मैथ के बच्चों को और कैसे BSc बायो के बच्चों को, सब बच्चों को हेल्प करेगा जिनके सब्जेक्ट में, जिनके पेपर में फिजिक्स आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स का नाम जानते हैं और जानते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या आते हैं। हमने बताया कि देखो टॉपिक्स तो आपको दिख के लग रहा होगा कि 20 टॉपिक्स हैं,
ऐसे तकरीबन 20 टॉपिक मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं। 20 तो फिजिक्स का कोई अनंत था ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 20 टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट करके रखे हैं कि इसी 20 में से आपका क्वेश्चन आता है। लेकिन क्वेश्चन है 20, टॉपिक्स हैं 20, क्वेश्चन आते हैं 25 एक सेक्शन से। तो लगभग हर एक सेक्शन से एक दो यानी कि हर एक टॉपिक्स के अंदर हम बात करें तो एक दो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी होती है। जब हमारा एक टॉपिक कितना बड़ा आएगा उसमें से एक क्वेश्चन, तो साथियों ये तय है कि उसके अंदर टॉपिक्स के अंदर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। टॉपिक के अंदर कुछ सेलेक्टेड थ्योरी से या सेलेक्टेड टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं जो से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो भी बताऊंगा कि वो कौन सा चैप्टर है जो नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वहां मैंने रेड पेन से उसको यानी कि रेड मार्कर से मैंने लिख दिया है। जो रेड मार्क से लिखा है वो बहुत जरूरी है, और जो मैंने ब्लैक मार्क से लिखा है वो हमारा बेस है, वो हमको पढ़ना जरूरी है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आगे और जो उससे रिलेटेड जो हमारा रेड हमारा जो रेड मार्कर से मैंने लिखा है जो कि महत्वपूर्ण हमारे चैप्टर्स हैं वो हमको नहीं समझ में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों नाम आता है यूनिट एंड डायमेंशंस का। हाँ, उससे पहले एक बात बताते हैं कि इसमें कुछ एजी के जो बच्चे हैं उसमें कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होंगे, ठीक है, यानी कुछ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के होंगे, कुछ यूपी बोर्ड के भी होंगे। तो डोंट वरी, मैं दोनों को बताऊंगा कि कैसे हिंदी और इंग्लिश में इन चैप्टर्स का नाम क्या है। और जब आगे पढ़ाऊंगा इसको तो भी मैं क्या करूंगा, बाई लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, दो लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी के बच्चों को भी और इंग्लिश के बच्चों को भी, ठीक है। एकदम समानताएं रहेंगी, पता ही नहीं चलेगा कि हम इंग्लिश के बच्चे हम हिंदी के बच्चे हैं, ठीक है। एकदम पता ही नहीं चलेगा कब लोग आप यहां थे, कब आप यहां चले जाएंगे, कब बॉटम में थे, कब टॉप पे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पढ़ाऊंगा, आप लोग के लिए पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा और पूरी लगन के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। जरा मुस्कुराइए इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, एकदम हलवा, जिसे बोलते हैं ना हलवे की तरह आसान है। अगर यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ लिया तो 2 क्वेश्चंस, कितने 2 क्वेश्चंस, यानी कि 6 मार्क्स हमारे क्या हो गए, ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे साइन करके मिल जाएंगे, ऐसे देखें, ऐसे टिक लग जाएगा, कैसे, ऐसे गोला भर दोगे हो जाएगा। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशंस, यानी 2 क्वेश्चंस की पूरी उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आएंगे और हर बार आते हैं। पेपर को एनालिसिस, अगर मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा कुछ भी बक दिया, इसका मतलब है कि पेपर को एनालाइज किया गया है पूरी तरीके से। पेपर को रख के सामने 10 सालों का पेपर रख के एनालाइज किया गया है और उसमें से निचोड़ के ये लाया गया है और आपको बताया जा रहा है कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिजिक्स तो है इतना बड़ा, नहीं और उतना बड़ा नहीं, इनफाइनाइट है फिजिक्स। कितना है, इनफाइनाइट है। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग करप्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे हो सकता है कि ऊपर जाने से पहले ही ऊपर चले जाए, ठीक है। तो उतना नहीं पढ़ना, हमको 25 क्वेश्चंस के लिए पढ़ने हैं और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसी में से हमको 25 के 25 क्वेश्चंस लगाने हैं यदि आप फिजिक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप फिजिक्स सेलेक्ट मत करिए। अगर आप एजी के स्टूडेंट हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप फिजिक्स मत सेलेक्ट करिए। कंपलसरी तो हमारा मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री तो है ही, उसके बाद हमारा ये ऑप्शनल आते हैं, ठीक है, मैथ, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी और एजी। तो एजी के बच्चे तो एजी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आप क्या रखिए, हौसला रखिए, उम्मीद रखिए। आप फिजिक्स जब पढ़ेंगे ना तो आप फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस करके आएंगे, ये इसी क्लास में वादा है। और हर एक बच्चा करके आएगा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी करके आएगा, बट हाँ अगर पूरी लगन के साथ पढ़ेगा तो, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इकाई और बीमा, क्या कहते हैं, इकाई और बीमा का तो बीमा हम लोग क्या कर देंगे, उसी समय कर देंगे जब बीमा और का आयाम, इकाई और बीमा पढ़ेंगे, ठीक है। काइनामेटिक्स बड़ा खूबसूरत सा नाम है, जिसमें हमारे सर आइजैक न्यूटन आते हैं ना, क्या आते हैं, न्यूटन साहब आते हैं, क्या आते हैं, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक पाथ यानी पैराबोलिक मोशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे क्या आते हैं, काइनेमेटिक्स में हमारे 1D प्रॉब्लम आते हैं, 1 डायमेंशन प्रॉब्लम आते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे, गति के इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है, ये सब जानेंगे, गति के समीकरण के बारे में जानेंगे, सब चीजें काइनेमेटिक्स के अंदर आएंगे और इससे भी 1 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और इससे जो आते हैं इसके अंदर, हम इसके आगे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, इससे क्या आएगा, इससे पूछ देगा कि ये फला व्यक्ति है, ये फला मात्रक है, इसका डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन के बारे में हमें जानना है, हमको डायमेंशन लिखना है।
कैपिटल जी का डायमेंशन पूछ दिया, प्लैंक कांस्टेंट एच का डायमेंशन पूछ दिया, ठीक है, टॉर्क का डायमेंशन पूछ दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण का क्या पूछ दिया, हमको डायमेंशन पूछ दिया। तो हमको ये सब पढ़ना है। जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा एक लिखवा देंगे, लिस्ट बनवा देंगे, उसके बाहर कहीं नहीं आएगा। उसके बाद डायमेंशन उसी के अंदर आएगा, उसी चार्ट के अंदर आएगा। उस चार्ट को क्या करो, घोर के पी जाना। पीने की बात नहीं है, हमको रटना नहीं है, हमको समझना है। 25 क्वेश्चन पढ़ने तो हैं, लेकिन कैसे, समझ के पढ़ना है, ठीक है। काइनेमेटिक के अंदर क्या है, रिलेटिव मोशंस आ गए, ठीक है। वो हवा, हम ऐसे जा रहे हैं, हवा ऐसे आ रही है, ठीक है। हमारे सापेक्ष आपकी गति बताइए, आपके सापेक्ष हमारी गति बताइए। अर्थ के सापेक्ष सन की गति बताइए, सन के सापेक्ष अर्थ की गति बताइए। लो अब ये क्या, ठीक है। तो एक दूसरे के सापेक्ष करेंगे, रिलेटिव मोशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिलेटिव मोशंस की बात करेंगे, किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। फिर आता है एक रेड मार्क से मैंने लिखा है वेक्टर, यानी सदिश अदिश की बात आती है। और वेक्टर बहुत 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 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम तक ना, अनंत समय तक क्या है, वेक्टर बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, वेक्टर तुमको यहां भी मिलेगा। वेक्टर हर जगह पूरे फिजिक्स में ऐसे ऐसे गोल गोल गोलैया खा के आएगा, ठीक है। और हर बार आएगा, यदि डायरेक्शन हमको नहीं पता रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो दिमाग के डायरेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो वेक्टर को हम रच रच के पढ़ेंगे, बोलेंगे ना, एकदम रच रच के गहन अध्ययन करेंगे वेक्टर के अंदर। हे वेक्टर तुम हो क्या ना, हे वेक्टर तुम हो क्या, आओ तुमको समराइज करते हैं। तो वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर से आते क्वेश्चंस क्या हैं, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस ना, यानी डायरेक्शंस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन सी राशि जो है सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, हम वेक्टर के अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वेक्टर कहना क्या चाहता है। वेक्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और इससे भी दो क्वेश्चन तय है, 2 1 ऐसे करके आते हैं। तो 2 1 क्वेश्चन वेक्टर से भी क्या है, एकदम फिक्स है। बात आती है वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। किसकी, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तीनों आपस में क्या है, रिलेटेड हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक है। इन तीनों भाइयों के बारे में बड़े प्यार से पढ़ेंगे। कैसे वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, कैसे एनर्जी पावर से रिलेटेड है। और बड़ा क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी दे दी, फोर्स दे दिया, पूछ दिया पावर कितना है, ठीक है। कह दिया कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य बताओ, ठीक है। तो उसके द्वारा हमको जानना होगा कि किया गया कार्य कितना है, पावर कितना है, और उस पावर से एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, पावर पढ़नी है और एनर्जी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्क पढ़ना है, पावर पढ़नी है और एनर्जी पढ़नी है कि कितनी एनर्जी है उस व्यक्ति में या उस ब्लॉक में या उस पिंड में, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन बड़ा आसान, एकदम सरल, बोले तो हलवे की तरह, बता रहे ना, हलवे की तरह आएगा। आता है ग्रेविटेशनल एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। ग्रेविटेशनल मतलब कैसे दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। क्या हुआ उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड, सब आएगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल का क्या आएगा, क्या उसका यूनिट है, क्या मात्रक है, और क्या उसका बीमा है। तो बीमा तो हम यहीं लिख लेंगे, लेकिन ये सब पूछता है ग्रेविटेशन के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ना, क्या आता है इसके अंदर, मोशंस ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। ग्रह उपग्रह कैसे मूव कर रहे हैं कि किसी ऑर्बिट में, ठीक है। तो वहां पे आता है केपलर साहब का नियम, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो R³। वहां पे केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, प्लेनेटरी मोशन यानी प्रग्रहों की गति के बारे में बात करेंगे। तो हम वहां केपलर्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे और देखेंगे कि केपलर्स लॉ ऑफ मोशन में कौन सी चीजें संरक्षित रहती हैं, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी कंजर्व रहती है, यही हमको जानना है, यही हमारा उद्देश्य है। और केपलर्स लॉ से यानी T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ से सीधे क्वेश्चंस आएंगे। R की वैल्यू रखो, टाइम पीरियड निकाल के उनको आंसर ऐसे गोला भर के चले आओ, 3 नंबर ले लो, क्या चाहिए, आसानी तो है। आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड का फ्लड लाएंगे, फ्लूइड का बाढ़ लाएंगे। एक तरल बहेगा, तरल की विस्कोसिटी निकालेंगे, सरफेस टेंशन निकालेंगे, ठीक है, बायोंसी फोर्स निकालेंगे, अपथ्रस्ट फोर्स निकालेंगे, पृष्ठ तनाव की बात करें, श्यानता की बात करें, हिंदी की बता रहे, पृष्ठ तनाव की बात करें, श्यानता की बात करें, बायोंसी बल की बात करें, ठीक है। सब इसके अंदर बायोंसी फोर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, विस्कोसिटी से यानी श्यानता से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, जब हम फ्लूइड को बहाएंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या क्या फिनोमेना है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। और इससे भी कितने क्वेश्चंस आएंगे, 2 1 2 1 करके आते हैं।
हम तो बोला था 20 टॉपिक्स हैं, 25 क्वेश्चंस हैं, किसी से 2 आए, किसी से 1 आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, तो ये नहीं कि केवल एक ही टॉपिक उठा दिया, पूछ दिया 25 का 25 क्वेश्चन, नहीं, हर एक टॉपिक से एक एक। और जब बताओ उस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो उस टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा कि नहीं पढ़ना होगा? पढ़ना होगा ना, तो हम सब पढ़ेंगे, सब नॉलेज रखेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 का 25 करना है, हमको एक नहीं छोड़ना है, एजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। ठीक है, आते हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स क्या बताएं इसके बारे में? मॉडर्न फिजिक्स तो हे भगवान, मॉडर्न फिजिक्स की ही देन है कि जो हमारे घरों में क्या आ रही हैं, जो हमारे घरों में सोलर पैनल की बात आ रही है ना, ये जो लाइटें आ रही है, पैनल लगा देते हैं ऊपर, नीचे हम अपना टीवी चलाते हैं ना, सब काम करते हैं, सब किसकी देन है? मॉडर्न फिजिक्स की ही देन है। ठीक है, ऐसा नहीं मेजर किया गया होता कि लाइट में कुछ ना कुछ एनर्जी है, लाइट से फोटोन आ रहे हैं, तो ये सब पता ही नहीं चलता। तो हम इसमें पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। क्या? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, कैसे प्रकाश विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकता है चुटकी में, कैसे प्रकाश विद्युत धारा को प्रवाहित करा सकता है चुटकी में, ये पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें पढ़ेंगे कार्यफलन। और इसी समय यहां पे एक इंफॉर्मेशन, एक रेड मार्क से इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिससे 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एजी में 2, बीएससी मैथ और बायो में 4-4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस है वो आएंगे और इसी को मैं अपने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूं, और पूरा लेक्चर भी पढ़ाऊंगा, एजी का, बीएससी मैथ का, बीएससी बायो का, सबका क्वेश्चंस लगवाऊंगा। और ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे, फिर क्या क्या बोलो, जैसे हलवा, ऐसे पढ़ेंगे जैसे हलवा, एकदम देखते ही क्वेश्चंस लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, पढ़ाया जा रहा है। तो उन बच्चों से जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, एजी का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, वो ये मत देखिए कि सर मैथ वाले के लिए पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स तो सबके लिए सेम ही पढ़ाया जाएगा, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। चाहे मैथ की बात करें, चाहे बायो की बात करें, चाहे एजी की बात करें, सबके लिए सेम पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैथ और बायो वाले बच्चे पढ़ेंगे, मैथ और बायो वाले बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन एजी वाले बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें उससे क्वेश्चन नहीं है। तो वो भी टॉपिक बताऊंगा, कौन सा टॉपिक जो हमको छोड़ना है। तो अभी जो पढ़ा रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको जाके आप बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े प्यार से पढ़िए, जुड़ जुड़ के पढ़िए, लग लग के पढ़िए। ठीक है, लेट सो बैठ जैसे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भगवान की देन है। किसकी देन है? फिजिक्स के भगवान की देन है। किसको? अल्बर्ट आइंस्टाइन सर की देन है। किस क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमिना को उन्होंने क्या किया था? एक बहुत खूबसूरत तरीके से क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब बात आते हैं, इसके अंदर आता है बोहर की थ्योरी। बोहर चाचा, क्या? बोहर चाचा, बोहर चाचा की थ्योरी आती है, उसके अंदर रेडियस आता है। ठीक है, क्या? न्यूक्लियस की बात हम करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। ठीक है, वहां रेडियस निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सबकी बात करेंगे, एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालेंगे। और उससे हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर जो उसको हम क्या करते हैं, जो पतली पतली बारीक वेवलेंथ की लाइटें मिलती हैं, वो क्यों आती हैं? ठीक है, क्यों कोई एटम नष्ट नहीं हो जाता है? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एटम को तो एक बार नष्ट हो जाना चाहिए थे, लेकिन क्यों, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पे कहें, यानी बोहर के मॉडल के अनुसार कहें, तो क्यों हमारा एटम नष्ट नहीं होता है? एटम की स्टेबिलिटी क्यों है, वो हम बात करेंगे बोहर की थ्योरी में। तो ये बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद एक और जरूरी आता है थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मागतिकीय, चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या? हमारा कार्नोट इंजन। क्या? कार्नोट इंजन इफिशियंसी 1 - T2 अपॉन T1, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इफिशियंसी से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, हर बार आता है, बार बार आता है, दोहराता है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों? उलझा देता है, बच्चे उलझ जाते हैं। हमारे भोले भोले बच्चे क्या करते हैं? इनकी बहकी बातों में उलझ जाते हैं। लेकिन हम पढ़ाएंगे तो इसमें उलझना ही नहीं है, ये बहकाएंगे मगर बहकने का नहीं। ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। किसकी बात करते हैं? गैस की बात करते हैं। भैया गैस के एटम है, इनकी वेलोसिटी कितनी है? चलो खट से बताओ। ठीक है, टेम्परेचर इतना है, वेलोसिटी बताओ। किसकी बात करेंगे? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक को अलग करके पढ़ेंगे। इसके अंदर आता है क्या? हीट के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशन, ठीक है, रेडिएशन और कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन के बाद में पढ़ेंगे उष्मा कैसे निकलती है। ठीक है, तो इस सब के बारे में पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करेंगे। हालांकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से सब क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन किरचॉफ्स लॉ से और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, ठीक है, इससे बोल्ट्जमैन लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के अंदर हम थोड़ा सा
थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स यानी कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ना है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ना है, यानी कि वेलोसिटी निकालनी है किसी टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल की। अब आता है SHM एंड सेंटर ऑफ मास। इसको क्या कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कंपैरेटिवली यानी कंपेयर करें, थोड़ा सा इन सबसे हार्ड टॉपिक है। सेंटर ऑफ SHM यानी कि स्प्रिंग की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति की बात करते हैं, द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। क्वेश्चन तो आते हैं, एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उलझाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिर कैसे है पढ़ेंगे, लेकिन उलझने वाला काम नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं क्या फ्लूइड मैकेनिक्स। एसएस में क्या पूछेगा, अच्छा एक चीज बच गया है, सेंटर ऑफ मास में क्या देगा, मास देगा, वेलोसिटी देगा, पूछेगा पूरे सिस्टम का वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, हमें सब निकालना है। ठीक है, तो वो फार्मूला जब बताएंगे। आगे आता है वेव मैकेनिक्स। अगर एसएचएम पढ़ लिया, ठीक है, और फ्लूइड पढ़ लिया ना, तो वेव मैकेनिक्स भी ऐसे बह जाएगा। वेव मैकेनिक्स में आता है क्या, वेव मैकेनिक्स में साउंड आता है। वेव मैकेनिक्स साउंड भी क्या है, एक वेव है, साउंड आता है। और साउंड में देखो इसका यहाँ क्वेश्चन कहां पुटअप होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है वेव मैकेनिक्स के अंदर साउंड आता है, साउंड के अंदर डॉपलर इफेक्ट आता है। डॉपलर का इफेक्ट ऑब्जर्वर और लिसनर के बीच में रिलेटिव मोशन, कि दूर जा रहा है तो आवाज क्यों कम सुनाई दे रही है, पास आ रहा है कोई स्पीकर तो आवाज क्यों तेज सुनाई दे रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या बात करेंगे, आवृत्ति की बात करेंगे, जब लिसनर और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, सापेक्षिक गति होगी जब श्रोता और क्या सोर्स के बीच में। ठीक है, तो हम इसके बारे में डॉपलर इफेक्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से तय है आएगा। ठीक है, अगला बात आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अच्छा 2 बार लिख दिया, सॉरी, फ्लूइड मैकेनिक्स 2 बार लिख दिया, तो यहां से हमारा 19 हो गया। ठीक है, इसको काट देना। फ्लूइड मैकेनिक्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। अब किसकी बात करते हैं, अब चार्जों की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, कितना इन पे फोर्स लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रख दो कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, 2 प्रोटॉन को रख दो कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 न्यूट्रॉन को रख दो कौन सा फोर्स लग रहा है। न्यूट्रॉन पे फोर्स लगता है, नहीं बोलना चाहिए था ना, न्यूट्रॉन क्या है, कोई चार्ज नहीं है, उस पर फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, यानी कूलम्ब्स फोर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कूलम्ब्स फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, P क्रॉस E की बात करेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। ठीक है, डाइपोल की बात करेंगे, डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पोजीशन पे, नॉन एक्सियल पोजीशन पे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कितना उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। और P क्रॉस E से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर भी बहुत 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 जरूरी चैप्टर है, और कैपेसिटर से क्या करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं ना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर को भी जोड़ देंगे। बहुत सारे कैपेसिटर, कुछ अलग अलग कैपेसिटेंस के, हम उसको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे और कहेंगे बताओ इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना है, और देखेंगे तो हमारा क्या करना पड़ेगा, उसको निकाल लिया, उसकी हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी पड़ेगी कि कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर होती है और कौन सी एनर्जी स्टोर होती है वो भी हमको पढ़ना है कैपेसिटर के अंदर। तो क्या आता है, इसके अंदर क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैपेसिटर दे देंगे, जोड़ देंगे, बोलेंगे कैपेसिटर की टोटल एनर्जी बताओ या कैपेसिटेंस बताओ, टोटल कैपेसिटेंस बताओ उसकी। तो यही कैपेसिटर के अंदर आता है। अगला आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या करेंगे, हम धारा की दुनिया में चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यानी सिटी मतलब शहर, किसकी, इलेक्ट्री यानी इलेक्ट्रॉन्स के शहर के बारे में चलेंगे। और कहा जब इलेक्ट्रॉन शहर में चला गया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो धारा बहती है, तो धारा की बात करेंगे। किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ पढ़ेंगे, वहां क्या कंजर्व रहता है क्या नहीं कंजर्व रहता है, वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, लूप लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे किसकी बात, रजिस्टर की बात। रजिस्टर की बात पढ़ेंगे, रजिस्टर का रेजिस्टेंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे लेंथ और कैसे एरिया पे वेरी कर रहा। हम लेंथ और एरिया को वेरी कराएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कैसे फट से चेंज होगा। और वही पूछता है कि हमने लेंथ और एरिया को इतना कर दिया तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेसिस्टिविटी कितनी हो गई, कंडक्टिविटी कितनी हो गई, पहले क्या था अब क्या हुआ, बाद में क्या होगा, यही हमको क्या करना है, बताना था। यही पढ़ेंगे सबके बारे में। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक मतलब ये चुंबक, बचपन में बहुत खेला होगा ना, एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक, कभी आकर्षित करता है कभी प्रतिकर्षित करता है। ये चुंबक का खेल खेलेंगे, यानी अर्थ के मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। अब कहेंगे सर अर्थ कहाँ मैग्नेट होता है, अर्थ भी मैग्नेट होता है, वो एक लार्ज मैग्नेट होता है, उसके पास भी एक मैग्नेट होती है, उसके जो क्या बोलते हैं उसके सेंटर पे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगा रहता है कि सेंटर पे एक मैग्नेट है। तो अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसी अर्थ के मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। नति कोण पढ़ेंगे, नमन कोण पढ़ेंगे।
ठीक है, नत्थी कोण पढ़ेंगे और नमन कोण पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटोस्टैट्स के बारे में और देखेंगे कि क्या होता है, क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कैसी होती हैं, उनका कर्ल क्या होता है, उनका डाइवर्जेंस क्या होता है पूछा जाता है। ठीक है, उनका फ्लक्स क्या होता है, यानी फ्लक्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, अब पढ़ेंगे उसके अंदर एसी, यानी कि घर वाला एसी नहीं, किसकी बात करेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, यानी प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। हम धारा की बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू, वीआरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, और उसी में पढ़ेंगे क्या हम एलसीआर, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एलसी सर्किट पढ़ेंगे, एलआर सर्किट पढ़ेंगे। देखेंगे कि करंट और वोल्टेज में कितना फेज डिफरेंस होता है, कितना पथांतर होता है, कितना पथ का कितना कलांतर होता है, कला का कितना अंतर होता है, यानी फेज डिफरेंस की बात करेंगे। कभी कभी पूछता है कि एल बाई आर का बीमा बताओ, इसमें यही पूछता है एल बाई आर का बीमा, तो जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो यूनिट डायमेंशन में भी बीमा हम देख लेंगे पूरी तरीके से। तो पूछता है एल बाई आर का बीमा बताओ, एलसीआर सर्किट का कितना इंपिडेंस होगा, प्रतिघात कितना होगा, ठीक है, रिएक्टेंस कितना होगा, सब यही सब पूछता है। ठीक है, किसमें, एसी सर्किट में। और खासकर सवाल किससे आते हैं, वीआरएमएस वैल्यू, आईआरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी वर्ग माध्य मूल मान से क्वेश्चंस आते हैं किसमें, एसी करंट में, यानी प्रत्यावर्ती धारा में। अब इधर आ जाओ बालको, इधर आता है ऑप्टिक्स, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऑप्टिक्स हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ऑप्टिक्स में क्या आता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, बहुत मान्यूर सा डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में। नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में पूछता है, दो मिरर ऐसे लगा देंगे, कहेंगे कि हम कोई लाइट डाल रहे हैं, कोई आदमी ऐसे खड़ा हो जाए, इस मिरर के सामने दो मिरर ऐसे हैं, कुछ एंगल थीटा पे हैं, बताओ टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, यही क्वेश्चन से आते हैं। लेकिन उसके साथ एक वेव है, यानी कि प्रकाश क्या है, दोनों नेचर रखता है, लाइट नेचर और पार्टिकल नेचर और साथ साथ वेव नेचर। तो हमने क्या, पार्टिकल नेचर यानी कि रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस इसकी बात करता है। ठीक है, पूछता है कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन वेव के अंदर इंटरफेरेंस पूछता है, और इसके अंदर आता है यंग स्लिट डबल लेयर एक्सपेरिमेंट। यंग का क्या एक्सपेरिमेंट आता है, हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। हम इंटरफेरेंस यानी कि क्या बात करें, इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे, व्यतिकरण विवर्तन की बात करेंगे, ध्रुवण की बात करेंगे, ध्रुवण का मालूस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, और ब्रेवेस्टर एंगल की बात करेंगे। इस सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस से क्वेश्चंस आते हैं। इंटेंसिटी क्या होगी यदि हम एक होल को बंद कर दें, दोनों होल को ओपन रखें, इंटेंसिटी कितनी होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस होगा, यही सब इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और EMW, ये थोड़ा सा जटिल एक पार्ट है, एजी के बच्चों के लिए थोड़ा सा जटिल पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। ठीक है, आता है पर क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। यानी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, ऐसा वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ऐसे वेव की बात करते हैं। बोलते हैं कि उसका हम प्रोपगेशन कांस्टेंट दे देगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड दे देगा, यानी E0 की वैल्यू दे देगी, बोलेगी बी की वैल्यू बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा फैराडेस लॉ आता है, फैराडे का नियम आता है, और ऐसे लेंज लॉ का नियम आता है, बहुत सारे नियम्स आते हैं। एक दो नियम्स ऐसे एक गिने चुने क्वेश्चंस, एक या तो EMW से आ जाएगा या तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इससे एक क्वेश्चन ही आएंगे। और अगला जो आता है बहुत 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 जरूरी और सबसे आसान, पूरे फिजिक्स में सबसे आसान, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस। सेमीकंडक्टर माने पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, रटते जाओ। ठीक है, कितना होता है बैंड गैप, कितनी होती है एनर्जी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्या, एनर्जी बैंड गैप पढ़ेंगे, किसमें, सेमीकंडक्टर में। और इसके डिवाइस में क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक गेट से, यानी डिजिटल सर्किट से तो क्वेश्चंस नहीं आते, एनालॉग सर्किट से क्वेश्चन नहीं आते, पर डिजिटल सर्किट से क्वेश्चंस आते हैं। यानी हम बात करें लॉजिक गेट, एंड नॉर नॉट, एंड और नॉट, नॉर, ठीक है, यानी नंद की बात करें, नैंद की बात करें, और हमारा किसकी बात करें, नॉर की बात करें, एक्स और एक्स नॉर की बात। एक्स नॉर नहीं पूछता है, कितना पूछता है, तीन इंपॉर्टेंट है, एंड, नॉट और ये तीनों से हमसे क्वेश्चंस आते हैं। और क्या छोड़ना है, ये तो रहे। अच्छा, ये 19 हो गए टोटल ना, क्योंकि ये हमने 2 बार लिख दिया है, इसके लिए आप लोग से भूल चूक माफ करना। ठीक है, ये सॉरी, ये चीज 2 बार लिख दिया है, उसके लिए आप लोग से सॉरी शक्तिमान। ठीक है, ये 2 मैंने 2 बार लिख दिया, तो उसके लिए क्षमा याचना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये 19 टॉपिक्स हो गया, 19 से 25 क्वेश्चंस आएंगे, 19 टॉपिक में से 25 क्वेश्चंस आएंगे, और एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस। अब ये बताओ जरा बच्चों, अब बताओ ये हमको बचा क्या,
ये तो पूरा सिलेबस बीएससी मैथ का सिलेबस है, बीएससी बायो का सिलेबस है। बचा क्या, अंतर क्या हुआ? अगर हम एजी ले रहे हैं तो हमें कुछ तो रिलैक्स करो, काहे मरे जा रहे हैं? हमको ये देखना है कि हमारा जो ये है, ये जो पैटर्न है ना क्वेश्चंस का, इसके अंदर जो आते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। इतना मैथ वाले क्वेश्चन, मैथ वालों की तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आसान आएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू धीरे धीरे रखोगे फॉर्मूले में, हम कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन पढ़ना तो वही है, बस क्वेश्चंस का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का तरीका अलग है। तो हम पढ़ाएंगे तो सब वही, मैथ, बायो, एजी, तीनों को एक ही फिजिक्स पढ़ाएंगे और सबको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ऐसा है कि सब मस्त रहेंगे, एजी का बच्चा भी मस्त रहेगा, मैथ का बच्चा भी मस्त रहेगा और बायो का भी बच्चा मस्त रहेगा। लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग कराएंगे लल्ला, क्वेश्चन क्या करेंगे, अलग अलग कराएंगे। अगर क्वेश्चन अलग अलग नहीं कराए ना बालक, तो क्या होगा, दिमाग करप्ट हो जाएगा। हमारे एजी वाले बच्चों का क्या होगा, दिमाग करप्ट हो जाएगा और वो क्या कर देंगे, कह देंगे सर अब हमसे बस की बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा है ना। इसलिए क्या करेंगे, अलग अलग कराएंगे। किसका, एजी वालों का अलग पेपर डिस्कशन करेंगे, पीडीएफ में देंगे, उनका अलग क्वेश्चन रहेगा, बायो वालों का अलग और इनका अलग। तो डोंट वरी, पढ़ो वही जो पूरा मैथ का सिलेबस है, यानी अंदर फिजिक्स का एंटायर सिलेबस है, और जो आपको मिल जाएगा, आपको जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा, जो होगा वो आपको वीडियो मिलते जाएंगे। और ऐप पे भी वीडियो हमारे अब जाने लगे हैं, अब मिल जाएंगे आपको। आई थिंक मंडे या अगले मंडे या संडे तक आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसी जो आने वाली है संडे तो आज ही है, ठीक है, मंडे तक आपको वीडियो मिल जाएंगे। ट्यूसडे को भी हो सकता है, कोई अगर प्रॉब्लम ना हो तो ट्यूसडे को वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैथ फिजिक्स का जो आपको सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ने, वृत्ति गति नहीं पढ़ना है, बहुत 1-2 साल में 3 साल में क्वेश्चन पूछता, नहीं पढ़ना है, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। नहीं पढ़ना है क्या, रोटेशन मोशन, घूर्णन गति के बारे में नहीं पढ़ना, आता ही नहीं कभी क्वेश्चन घूर्णन मोशन से, ठीक है। बहुत आएगा तो कभी बहुत 5-6 साल में एक बार पूछा है, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रोटेशन मोशन की बात नहीं पढ़ेंगे। और ऐसा तो कोई चैप्टर लगता नहीं है जिससे क्वेश्चंस ना पूछा हो। हाँ, एम्पलीफायर की बात करें, ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस में एम्पलीफायर की बात करें तो एम्पलीफायर में भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रांजिस्टर से भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो हमको नहीं पढ़ने हैं। बस हो गया, ये रहा हमारा क्या, आज का पूरा फिजिक्स का जो बीएससी एजी के अंदर जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स का, ठीक है, उसके अंदर फिजिक्स का जो 25 क्वेश्चन है उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन किया। और फिर एक बार कहता हूं, आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैथ वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, बायो वाले के लिए पढ़ा रहे हैं, एजी के बच्चे उसको ना पढ़े। देख लो, खुद जाके मैथ का सिलेबस देखना, फिजिक्स का और बायो का सिलेबस देखना और इसका सिलेबस देखना, आपको नहीं लगेगा कि कहीं छोड़ने लायक है। 25 क्वेश्चंस की बात है ना, वहां 50 क्वेश्चंस की बात होती है, यहाँ 25 क्वेश्चंस की बात होती है। सिलेबस उतना है, बस वहां एक एक टॉपिक से 2-2 3 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक वही रहेंगे, पढ़ना वही रहेगा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस का पैटर्न तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और जब पढ़ाएंगे ना उसको एकदम घोर के बताएंगे कि कैसे पैटर्न को, कैसे उसके तरीके को कैसे लाते हैं एजी वालों के लिए और कैसे सेट करते हैं बायो वालों के लिए और कैसे सेट करते हैं किसके लिए, मैथ वालों के लिए। तो जो हम पढ़ाएंगे तो हम डिस्कशन करेंगे। अभी के क्या करते हैं, अभी ये आप क्या करो, इसको छापो, ठीक है, वीडियो यहीं पे पॉज करके छाप लेना पूरी तरीके से, और ये दिमाग में रखना कि अब क्या करना है, जितने भी मेरी वीडियोस पढ़ेंगी, किस पे पढ़ेंगी, यूट्यूब पे पढ़ेंगी, वो सभी बच्चों को देखना है, एजी वाले बच्चों को, मैथ वाले बच्चों को और बायो वाले बच्चों को, सबके लिए फिजिक्स समान है, ठीक है। फिजिक्स क्या है, समान है, हम किसी में भेदभाव नहीं रखेंगे। हम हमारे एजी वाले भी बच्चे हैं, हमारे मैथ वाले भी बच्चे हैं, हमारे बायो वाले भी बच्चे हैं, हम सबको पढ़ाएंगे, समान रूप से फिजिक्स पढ़ाएंगे और ऐसा फिजिक्स पढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे फिनोमिना दिखेंगी, घटनाएं दिखेंगी। देखोगे, मम्मी से पूछोगे, मम्मी ये तो ये हो रहा है, अच्छा यहाँ SHM लग रहा, ओ अच्छा यहाँ वेव आ रही है, ओ अच्छा ये एटम है, ओ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होंगे, इंप्रेशन आएगी आपके चेहरे पे, ठीक है। तो आप फिजिक्स को फील करोगे। ये हमारा क्लास का कोटेशन है कि फिजिक्स को पढ़ना नहीं है, फील करना है, आगे भी बताना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ये तो बिल्कुल करना है, अगर ये नहीं करेंगे तो घोर पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो पाप लगेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक हाई लगेगी टीचरों की, क्यों, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, क्या होगा, आप दोस्तों का भी भला हो जाएगा, शेयर कर देंगे, हम लोग की दुआएं, हम लोग की आशीर्वाद वैसे तो हमेशा भी हैं, थोड़ी और लग जाएंगी,
तो हो सकता है भैया आप लोग और तरक्की करो, और तरक्की करो, हम लोग का नाम रोशन करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।